चलो ध्यान दो, जब हम लोग आइसोमरिज्म वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते थे तो वहां पे भी ऑलमोस्ट वही चीज था कि हम लोग के पास दो तरह का आइसोमरिज्म होता है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में उसी टाइप का वेरिएशन है। एक तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करेंगे और दूसरा हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात करेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में यहाँ पे भी 4-5 पार्ट्स हैं जिसको हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से स्टीरियो वाले पार्ट में भी यहाँ पे 2 पार्ट्स है जिसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीजें थी ऑलमोस्ट उसी टाइप की चीजें हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन नहीं है। इनफैक्ट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो एग्जैक्टली सेम है, केवल उसमें जो काउंटिंग वाला पार्ट होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होता है, लेकिन वो काउंटिंग वाला पार्ट तुम लोगों के लिए नहीं आएगा। अगर सवाल आता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे, बट उससे ज्यादा वैल्यू तुम्हारे लिए नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इस केस में काउंटिंग करना काफी डिफिकल्ट टाइप का चीज होता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछा जा सकता है, उसका भी कंसेप्ट बेसिक वही है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट का, उसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। खैर शुरू करते हैं उसमें। जैसे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाला पार्ट डिस्कस करते थे तो वहां पे तुम लोगों को बोला था कि जब हम लोग जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे तो उस केस में कभी भी स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मतलब जब तक हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाले पार्ट में रहेंगे तब तक स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो सेम चीज यहाँ पे है। अगर हम लोग दो कंपाउंड्स का रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन निकालते वक्त जब तक कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे तब तक हम लोग स्टीरियो पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। एक बार स्ट्रक्चर अगर सेम होगा तब जाकर के हम लोग स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट का के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मतलब स्टीरियो आइसोमर क्या हो सकता है, उसमें ज्योमेट्रिकल है कि ऑप्टिकल है, इस चीज के ऊपर आराम से कमेंट करते हुए काम कर सकते हैं। जिसमें शायद तुम लोग को याद होगा, कुछ कुछ नाम सुन रखा होगा स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में। एक तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, जो हमको ध्यान में पड़ा वो। फिर उसके बाद लिंकेज आइसोमर, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और कोई आइसोमर होता था क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बाद सॉल्वेट हाइड्रेट। हाँ ठीक है, वो आयनाइजेशन आइसोमर के जैसा ही होता था, सॉल्वेट आइसोमर या फिर हाइड्रेट। एक काम करते इसको ऊपर ही लिख, चलो ठीक है नीचे रहने देते हैं अभी के लिए। सॉल्वेट आइसोमरिज्म या इसी चीज को हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हैं। जो आयनाइजेशन वाला पार्ट है और जो सॉल्वेट वाला पार्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है उसमें। क्या वेरिएशन उस चीज को डिस्कस करेंगे। बट उसके अलावा कुछ आइसोमर्स और भी हैं जिसका नाम नॉर्मली एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, बट मे भी हो सकता है पूछा जाए। जैसे एक तो लिगेंड आइसोमर वाला पार्ट, सिंपल सा चीज होता है। और उसके अलावा एक टर्म है पॉलीमराइजेशन आइसोमर। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर और पॉलीमराइजेशन आइसोमर भी नियर अबाउट सेम टाइप का चीज है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज है इस केस में निकल के आती है। तो उसमें जैसे जब हम लोग आइसोमरिज्म का डिस्कशन करेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर कंसिडरेशन लेके चले तो हम लोग के पास एक तो आयनाइजेशन वाला पार्ट है, सॉल्वेट आइसोमरिज्म वाला पार्ट है, लिंकेज आइसोमरिज्म का पार्ट है और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का पार्ट है। बट इन दोनों का भी थोड़ा नाम ध्यान रखना, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों का नाम थोड़ा ध्यान रखना है ताकि कल को अगर कोई सवाल पूछ दे तो आराम से सवाल बना पाए। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट में दो ऑप्शन अपने पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर। बस ये दो कंसिडरेशन हम लोग को लेते हुए चलना पड़ेगा। तो पहला डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर का। तो हेडिंग डाल देना आयनाइजेशन आइसोमर, अपने कॉपी में लिखते जाओ आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सब भेजे थे तो लिखेंगे क्यों? क्या भेजे थे? नोट्स तो भेजे थे आप। हम भेजे थे तो ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं भेजे वो लोग लिख सकते हैं। तो भेजे थे तो फिर समझ, किसी को नोट करना है क्या इसमें कुछ भी कि बस समझा दे, हम कहानी बता दे? डिक्टेट मत करिएगा क्योंकि नोट्स है। तो डिक्टेट क्यों करेंगे, मेरे पास डिक्टेट करने के लिए नोट थोड़े ना पड़ा, हम समझाएंगे। हाँ ठीक। मतलब नोट नहीं करना तो चलो ठीक है, हम तुम लोगों को पीडीएफ भेज देंगे, तो तुमको देखना है तो देख लेना, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझाते चले जाते हैं ताकि फास्टली काम हो अपना।
जैसे जब हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट की बात करते हैं, कोई भी मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट के बाहर कोई एक अनायनिक पार्ट हो। ऐसा कंसिडरेशन लेकर के हम लोग आराम से चल सकते हैं। तो जैसे मान लो इस तरह का अगर केस लेके चले कि हम लोग के पास कोई एक स्ट्रक्चर दे रखा है CO NO2 होल 4 ले ले 6 ले ले, चलो 6 ले लेते हैं, और बाहर वाले पार्ट में SO ज्यादा चार्ज हो जाएगा, एक सेकंड 6 नहीं ले रहा, CONO2 होल ट्वाइस ले लेते हैं, और NH3 ले लेते हैं, कोबाल्ट वाले पार्ट पे 2+ चार्ज आएगा, तो भी मुश्किल ही होगा। एक ही चार्ज लेकर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मान लो इस तरह का कंपाउंड लेके चलते हैं, तो चार्ज का बैलेंसिंग हो जाएगा। तो कोबाल्ट वाला पार्ट लिए, इसके ऊपर +3 चार्ज है, नाइट्रेट आयन के ऊपर -1 चार्ज है, और अमोनिया के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो उस केस में टोटल बाहर +2 चार्ज, तो सल्फेट आयन उसको बैलेंस कर दिया -2 के हिसाब से। तो जैसे अगर मान लो हम लोग के पास ये अगर कंपाउंड दे रखा, और इस कंपाउंड वाले पार्ट में जो आयन हम लोगों के सबसे बाहर में दे रखा है, तो सल्फेट आयन वाला पार्ट जो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दे रखा, अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के आयन और अंदर के आयन को एक्सचेंज कर लें, तो उस केस में जैसे अगर एक्सचेंज करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब अंदर हम लोग के पास आयन में केवल नाइट्रेट आयन दे रखा है। ठीक है, हो सकता है कि चार्ज सेम ना हो, नाइट्रेट आयन के ऊपर एक ही मतलब एक ही माइनस चार्ज है, सल्फेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था, उससे मतलब नहीं है। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के आयन को और बाहर के आयन को अगर हम लोग एक्सचेंज कर लें आपस में, तो उस केस में हम लोग का ये कंपाउंड बनना चाहिए CO के साथ SO4, उसके अलावा NH3 होल 5, और उसके अलावा बाहर वाले पार्ट में NO2 वाला पार्ट चला जाएगा। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के आयन को और अंदर वाले पार्ट के आयन को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उस केस में इस चीज को हम लोग आयनाइजेशन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। सिंपल सा केस है, बस बाहर के और अंदर के आयन को आपस में एक्सचेंज कर लेना है, तो हम लोग आराम से टर्म आयनाइजेशन आइसोमर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इसी में जैसे अगर मान लो हम लोग ये कंसिडरेशन लेकर के चलते हैं, एक और पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हम लोग ये केस लेके चलते हैं, कोबाल्ट वाला पार्ट तो ठीक है जैसा है वैसे ही रह गया, NO2 वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर कर ले और अंदर से हम लोग एक NH3 को हटा के बाहर कर देते हैं, तो NH3 वाला पार्ट 4 के बराबर हो गया, और बाहर साइड से हम लोग सल्फेट आयन को अंदर लेके आ गए। तो इसी कंपाउंड में सल्फेट को जब अंदर लेके आ गए और किसी एक न्यूट्रल लिगेंड को बाहर उठा के लेके चले गए, मतलब NH3 वाला पार्ट को बाहर लिख दिया, तो जब बाहर के आयंस वाले पार्ट को अंदर डालेंगे और अंदर के किसी एक न्यूट्रल लिगेंड को उठा के बाहर डाल देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो इस तरह के केस में हम लोग टर्म यूज करना शुरू कर देते हैं सॉल्वेट आइसोमरिज्म, या फिर इसी चीज को जब वाटर लेके चलते हैं, तो वाटर वाले पार्ट में जैसे यहाँ नीचे अगर अमोनिया है NH3, तो अगर अमोनिया की जगह पे H2O होता तब उस केस में फिर हम लोग आराम से इसी चीज को हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। मतलब सेम टाइप का चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आयंस का एक्सचेंज होगा तो आयनाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर आयंस के साथ साथ कोई न्यूट्रल लिगेंड वाले पार्ट का एक्सचेंज होगा, तो जो न्यूट्रल लिगेंड होगा, आदित्य अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो, तो जो न्यूट्रल लिगेंड वाला पार्ट होगा, वो न्यूट्रल लिगेंड जब बाहर जाएगा तो इधर सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा, और वाटर वाला पार्ट भी सॉल्वेंट ही है बेसिकली, तो वाटर के केस में हम लोग हाइड्रेट वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग कभी भी अंदर से किसी न्यूट्रल लिगेंड को, मतलब किसी सॉल्वेंट पार्टिकल वाले पार्ट को उठा के बाहर डालेंगे, तब उस केस में हम लोग वहां पे टर्म आराम से सॉल्वेट आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। और अगर अंदर से हम लोग वाटर वाले पार्ट को उठा के बाहर एक्सचेंज करेंगे, तो वहां पे हम लोग आराम से टर्म हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोलते हुए चल सकते हैं। तो सिंपल सा केस है, मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, मान लो अगर ये एग्जांपल लेकर के चले, COCl6 ले डॉट, कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। COCl6.2H2O, COCl6 में लेकिन चार्ज वाला पार्ट बैलेंस होगा? नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ तो ऐसा कर लेते हैं, COH2O O6
Cl3। मान लीजिए कंपाउंड लेते हैं, तो इस केस में जो बाहर कोबाल्ट वाला पार्ट है, सॉरी क्लोरीन वाला पार्ट है, उसके ऊपर -3 चार्ज है और अंदर कोबाल्ट वाले पार्ट के ऊपर +3 चार्ज कंसिडर करके चल रहा है। तो जब हम लोग इसको आपस में रिलेट कर रहे होंगे तो कुछ करना नहीं है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हैं। जैसे बाहर से एक क्लोरीन को उठा करके अंदर डाला, तो अगर एक क्लोरीन को उठा के अंदर डालेंगे तो अंदर से एक H2O को उठा के भी बाहर डालना पड़ेगा। तो H2O का 5 यूनिट हो गया, एक क्लोरीन का यूनिट हो गया, और बाहर साइड में 2 क्लोरीन तो बच गया, साथ ही साथ एक H2O वाला पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब एक वाटर के मॉलिक्यूल का वेरिएशन हुआ तो भी हम लोग इसको हाइड्रेट आइसोमरिज्म आराम से बोल सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट, आदित्य आवाज आ रही तुमको? हाँ। खाना खा रही है क्या? नहीं, झूठ बोलेगी? सच में नहीं खाना खा रहे। ऑडियो फिर चम्मच की आवाज आ रही तेरे तरफ से। अच्छा, चम्मच की आवाज से कुछ नहीं बोली। चलो ध्यान दो, CO के साथ जो H2O वाला पार्ट है उसके एक और मॉलिक्यूल को बाहर लेके जाते हैं, एक और क्लोरीन को अंदर डालते हैं, तो COH2 होल 4 अंदर 2 Cl2 होगा, और उसके अलावा बाहर एक Cl जाएगा और केवल एक ही बचा रहेगा और 2 H2 वाला पार्ट। तो फिर से एक H2O मॉलिक्यूल को बाहर के आयन के साथ एक्सचेंज कर दिया, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के पार्ट को बाहर से एक्सचेंज किया। यहाँ पे फिर से हाइड्रेट आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। और एक और भी काम कर सकते हैं कि बाहर के तीनों क्लोरीन को उठा के अंदर डाल दिया, और H2O वाला पार्ट तो पहले से ही अंदर था 3, और बाहर हम लोग तीनों के तीनों H2O को डाल देते हैं। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में बात करें या दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में बात करें या तीसरे वाले के रिस्पेक्ट में बात करें, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। पहले वाले पे अगर कंसिडरेशन लें तो नीचे के तीन ये सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमरिज्म है। अगर वाटर का केस है तो उस चीज को हम लोग हाइड्रेट आइसोमरिज्म आराम से बोल सकते हैं। सिमिलर टाइप से दूसरे के रिस्पेक्ट में तीसरा और चौथा भी हाइड्रेट आइसोमरिज्म है, और थर्ड वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में भी चौथा वाला पार्ट हाइड्रेट आइसोमरिज्म है। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है और जो हाइड्रेट आइसोमरिज्म है, मेरे हिसाब से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए भी हम नाम भूल जाया करते हैं। बस आयंस का एक्सचेंज हो जाना है तो आयनाइजेशन बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब कोई जो न्यूट्रल लिगेंड है तो सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा। अगर सॉल्वेंट पार्टिकल का एक्सचेंज होगा अंदर और बाहर वाले पार्ट में तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म, और वाटर के केस में इसी चीज को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। जैसे सॉल्वेशन इफेक्ट, तो वाटर के केस में हम लोग वहाँ पे हाइड्रेशन इफेक्ट वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तुम लोगों को विजिबिलिटी ठीक है प्लस स्क्रीन वगैरह पे? कोई दिक्कत है? ठीक है सर। चलो बढ़िया। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे आइसोमरिज्म की बात करते हैं। मान लो लिंकेज आइसोमरिज्म कंसिडर कर लेते हैं। तो लिंकेज वाले पार्ट में जैसे नाम से एक चीज मालूम पड़ रहा है कि जो भी एटम लिंक्ड होंगे कहीं से उसमें कुछ वेरिएशन है। तो जैसे तुम लोग को याद होगा कि हम लोग जब बाइडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड में जैसे CN वाला पार्ट आता है, तो CN में कार्बन वाला पार्ट अटैच हो सकता है या फिर नाइट्रोजन वाला पार्ट भी अटैच हो सकता है। जब NO2 वाले पार्ट को लेके चलते हैं हम लोग, तो NO2 वाले पार्ट में जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है, तो नाइट्रोजन वाला पार्ट अटैच हो सकता है, या फिर हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट को भी आराम से अटैच कर सकते हैं। तो जब भी कभी कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कंपाउंड के स्ट्रक्चर में वेरिएशन नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने स्पीसीज है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसमें जो लिगेंड वाला पार्ट है उसके जो लिंकिंग वाले एटम है, मतलब नाइट्रोजन की जगह पे अगर ऑक्सीजन हो गया तो वहां पे हम लोग आराम से लिंकेज आइसोमरिज्म वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रखा, कोबाल्ट वाले पार्ट के साथ, चलो ठीक है ऊपर लिए थे एग्जांपल, कोबाल्ट के साथ NH3 होल 5 और NO2 कंसिडर कर लेते हैं, और +2 चार्ज लेकर के चल रहे थे, तो उस टाइम तो +3 लेकर चल रहे थे ना, तो +3 लेकर चल रहे थे, बाहर कुछ चार्ज होगा, बाहर चलो बैलेंस करने के लिए हम सल्फेट आयन डाल देते हैं अभी, तो टोटल चार्ज बैलेंस हो जाएगा, +3 था -1 और यहाँ पे -2, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग इसी कंपाउंड की जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन कर दें, CO के साथ NH3 होल 5, उसके अलावा ONO और बाहर सल्फेट आयन वाला पार्ट, तो इस बार अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर में कोई भी वेरिएशन नहीं है। अगर अंदर और बाहर के स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं है तो वेरिएशन केवल एक जगह पे है, NO2 वाले पार्ट के स्ट्रक्चर में। NO2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाला पार्ट
अटैच हो रखा है, फिर नाइट्रोजन वाला पार्ट डोनर एटम है सेंट्रल मेटल को। लेकिन जब हम लोग ONO की बात करते हैं तो ऑक्सीजन वाला पार्ट डोनर एटम है सेंट्रल एटम को। तो नाइट्रोजन वाला पार्ट डोनर एटम है और ऑक्सीजन वाला पार्ट डोनर एटम है, मतलब जो एटम सेंट्रल मेटल से लिंक्ड है वो पार्ट चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गया तो इसका मतलब हम लोग लिंकेज आइसोमरिज्म वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो सेकंड केस निकल के आ गया, तो बेसिकली थर्ड आइसोमरिज्म वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी में चौथा आइसोमरिज्म दे रखा है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म दे रखा है। तो नेक्स्ट हेडिंग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कंसीडर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में जैसे कि याद होगा तुम लोगों को कि हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस टाइप का लेके चलते हैं जिसमें दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होते थे। तो जब इस तरह का दो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तभी नॉर्मली हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वाले पार्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेके पे चले ऐसा COCl6 और CrNH3O6, मान लो ये कंपाउंड लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सारे लिगेंड्स को दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सारे लिगेंड्स से एक्सचेंज कर दे तो पूरा एक्सचेंज कर देंगे। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग एक जगह के सेंट्रल एटम को दूसरी जगह के सेंट्रल एटम से एक्सचेंज कर दें। तो उस केस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, कोबाल्ट के साथ NH3 और होल 6 यूनिट, उसके अलावा दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम वाले पार्ट के साथ क्लोरीन वाले पार्ट का 6 यूनिट। तो अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के सारे लिगेंड को उठा के दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट में पुट कर दे तो इस केस में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वाला पार्ट हो गया। तब वर्ड से उस चीज को रिलेट कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपस में एक्सचेंज हो गया, तो इसलिए हम लोग आराम से कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म वर्ड यूज करते हुए चल सकते हैं। बट एक्चुअल में इसी का एक पार्ट ये भी तो हो सकता था कि मान लो हम सारे के सारे लिगेंड्स को एक्सचेंज नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं एक क्लोरीन को उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं और एक अमोनिया को उठा के पहले साइड ले आते हैं। मान लो ये केस है कि दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक अमोनिया को उठा करके हम लोग पहले वाले में ले आए और यहाँ पहले वाले से एक क्लोरीन वाले पार्ट को उठा करके दूसरे वाले में ले गए। तो दूसरे वाले केस में Cr के साथ NH3O5 बनेगा और एक क्लोरीन वाला पार्ट आएगा। ये भी तो हो सकता था। तो एक्चुअल में जो ऊपर नाम मेंशन किया था ये पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, ये पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म उसी चीज को कहते हैं। मतलब जब हम लोग दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स को लेकर के चलेंगे और उन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स वाले पार्ट में हम लोग एक एक करके लिगेंड को एक्सचेंज करेंगे, तब उस केस में हम लोग टर्म कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म नहीं बोलते, तब वहां पे हम लोग टर्म पॉलीमराइजेशन आइसोमर बोलना शुरू करते हैं। तो इसमें मार्क कर देते हैं केवल अगर ये पहला दूसरा वाला पार्ट है तो इस चीज को हम लोग आराम से कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पहला और तीसरा वाला पार्ट है इस चीज को आराम से हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। और इनफैक्ट जो दूसरा और तीसरा है इस चीज को भी हम लोग आराम से पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। फिर दूसरा तीसरा भी देखने में लग रहा है कि आइसोमरिज्म का पार्ट होगा। जैसे दूसरे तीसरे को ऐसा कंसिडर करो कि पहले एक अमोनिया को एक्सचेंज किया दूसरे में, फिर दूसरे को एक्सचेंज किया, मतलब पहले अमोनिया और NH3 को एक्सचेंज किया, सॉरी क्लोरीन को एक्सचेंज किया, फिर उसके बाद दूसरे NH3 क्लोरीन को एक्सचेंज किया, फिर तीसरे को एक्सचेंज किया, फिर चौथे को एक्सचेंज किया, फिर पांचवें को एक्सचेंज किया। जब पांचवा एक्सचेंज करेंगे तब ये नीचे वाला स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो पहला एक्सचेंज ही पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, पांच तक पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म है। और जैसे ही सारे के सारे लिगेंड्स उठा करके हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिए दोनों तरफ, तब इस केस में फिर हम लोग पॉलीमराइजेशन वर्ड यूज ना करके उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एक तरीके से जो पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म है उसी का एक कंडीशन है। मतलब पॉलीमराइजेशन के टाइम पे हम लोग एक एक करके लिगेंड को एक्सचेंज कर रहे हैं, जबकि हम लोग कोऑर्डिनेशन के टाइम पे एक ही टाइम पे सारे के सारे लिगेंड को एक्सचेंज करते चले जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट किसी को तो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना। अच्छा, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर।
विशेषता एक्चुअल में हम थोड़ा तेज बोलते हैं और हम ध्यान नहीं देंगे, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे, हमको लगा सारे सर पुराने लोग हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा लग रहा हाँ है कि हाँ फास्ट ठीक जाए। है ठीक है ठीक है, हम समझ रहे हैं, चलो हम थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो बाकी लोगों को आदत है मेरे स्पीड का, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, थोड़ा धीरे बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है और तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो लास्ट आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो मेंशन किया हुआ था, लिगेंड आइसोमेरिज्म। ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट नाम सुन लो कि इसका मतलब क्या होता है, एक बार सुन लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, तो मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मान लो हम एक कंपाउंड लेते हैं सीओ के साथ NH3 होल 5, उसके अलावा दूसरा लिगेंड हम ये ले लेते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले पार्ट में कोई अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो प्रोपेन 1 ऑल ले लिए, और बाहर काउंटर लिगेंड मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस हम चार्ज मेंशन कर दे रहे हैं 3+, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मान लो एक कंपाउंड को दे रखा, तो वाइट के साथ अमोनिया के 5 यूनिट, और जो एक अल्कोहल वाला पार्ट है उसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है, प्रोपेन 1 ऑल। अब अगर मान लो कि हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा ले लें, सीओ के साथ NH3 होल 5, और हम लोग ये कंपाउंड ले लें अगर, तो इस केस में अभी भी हम लोग अमोनिया के 5 यूनिट लेके चल रहे हैं, डिफरेंस केवल यहाँ पे है कि पहले वाले केस में हम लोग प्रोपेन 1 ऑल लेके चल रहे थे, जबकि दूसरे वाले केस में हम लोग प्रोपेन 2 ऑल लेके चल रहे हैं। तो अगर एक लिगेंड के अंदर आइसोमरिज्म होगा, तो हम लोग उस केस में टर्म लिगेंड आइसोमरिज्म यूज कर सकते हैं, मतलब लिगेंड के अंदर आइसोमरिज्म होना चाहिए। तो जैसे पहले वाले केस में प्रोपेन 1 ऑल था, दूसरे वाले केस में प्रोपेन 2 ऑल था, तो प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल कौन सा आइसोमर होगा, बताइए आदिति, कौन सा आइसोमरिज्म होगा। सबसे पहले आंसर आ गया, पोजिशनल। पोजिशनल आइसोमर वाला पार्ट, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। तो अगर लिगेंड वाले पार्ट आपस में आइसोमरिज्म शो करेंगे तो हम लोग टर्म आराम से लिगेंड आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दे रखा है, तो मेरे हिसाब से इस चीज में ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं होगी, बट अगर कल को सवाल दे दे तो ध्यान रखना इस टर्म को, या फिर ऑप्शन देख के भी याद आ जाएगा कि ऐसा कभी जिंदगी में सुना हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट के डिस्कशन पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अबे दिक्कत तो तुम लोगों को पहले से भी नहीं था, बस टेप रिकॉर्डर बजवा सर देते इसमें हैं ऐसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड रहना कंपलसरी है? तो और कहीं भी आइसोमरिज्म हो पाएगा क्या, बाकी जो लिगेंड्स हो तो बड़े नहीं। छोटे छोटे अच्छा, होते हैं। लिगेंड के अंदर आइसोमरिज्म होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो, बट अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इस तरह का आइसोमरिज्म शो करेगा तो ऐसा ले सकते थे, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लिगेंड्स होते हैं उसमें इस तरह का पार्ट नहीं निकल के आ सकता है, तो इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो भाई अपने कॉपी में। फाइंड द टाइप ऑफ isomerism shown in the following cases. Find the type of isomerism shown in the following cases.
ट्राई करो। एक सेकंड। बढ़िया शब्द है, बाकी लोग तेजी से बनाओ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो सिंपल टाइप का है, ज्यादा कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। पहले वाले केस में आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, दूसरे वाले केस में कोऑर्डिनेशन, थर्ड वाले केस में 3 पार्ट है, तो काम करते हैं 1 2 1 3 और 2 3, ये तीनों निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। 1 2 वाले पार्ट में आयनाइजेशन, 1 3 वाले पार्ट में आयनाइजेशन, 2 3 वाले पार्ट में आयनाइजेशन। और 4th नंबर वाले पार्ट में लिंकेज आइसोमरिज्म होना चाहिए, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। SCN और MSC, पहले वाले केस में सल्फर है, दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन अपना लिंकिंग एटम है। तो यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर वो फर्स्ट वाला जो था ना जिसमें आप आयनाइजेशन आइसोमर बता रहे हैं, तो उसमें Br2 और Cl2 एक्सचेंज हुआ है, तो फिर हम लोग मतलब Br2 भी तो न्यूट्रल ही है ना, Br माइनस होता है, तो मतलब उसको हम लोग हाइड्रेट क्यों नहीं बोल सकते? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? Br2 न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल नहीं होता। जिंदगी के कौन से सच में जी रही हो तुम?
दुनिया कोरोना वायरस से मर रहा है, तुम BR2 को न्यूट्रल लेकर के चल रही हो। हाँ, ठीक है। ओके। अरे BR माइनस होता है भाई, BR2 न्यूट्रल, BR2, अच्छा तो BR2 समझ लियो अलग से, BR2, हे भगवान। हाँ। ऐसे नहीं होता है, BR2 एग्जिस्ट नहीं करता कंपाउंड में, BR माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमको वही लगा कि Br2 है, उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पे सॉल्वेट भी हो सकता था। काहे ऐसा घटिया चीज लगा लेती है, मत लगाया करो। चलो भाई ध्यान दो। सेकंड पार्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म वाला पार्ट, इसमें पहला पार्ट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे आराम से, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट डिस्कस कर सकते हैं, सब धीरे बोलना है सभी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट आराम से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ विशेष सर, कोई डाउट है क्या? हाँ सर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर एक और होता है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। क्या क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म वो चीज पढ़ना ज्योमेट्री का नहीं ही है, एक पार्ट है। ज्योमेट्री का ही पार्ट है। हाँ, ज्योमेट्री का एक पार्ट बुक में दिया हुआ, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। कौन से बुक में दिया हुआ है भाई ज्योमेट्री का पार्ट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर? सर वो आकाश का मॉडल में दिया हुआ है। उस चीज को हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई टर्म हम तो आज तक नहीं सुने जो आप मतलब होता है ना कि प्रीवियस ईयर में जेई मेंस में जेई एडवांस में भी कहीं ये टर्म नहीं, तो उस पता होगा। ब्रिज लाइगेंड का दिया हुआ है, तो ब्रिज लाइगेंड का बहुत सारा नोमेनक्लेचर में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए उसका पूछ कब रहे थे। कब आया है क्वेश्चन? तो सर ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं मिलता अरे है नहीं भाई, एक्सरसाइज वगैरह का। प्रीवियस ईयर में कभी आया है क्वेश्चन ऐसा? नहीं, वैसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो फिर क्या है कि उसको डिस्कस करना है। आइसोमरिज्म और भी आइसोमरिज्म है, हम डिस्कशन कर लेंगे, उसमें न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी है, करें डिस्कस क्या? क्योंकि जेई नहीं, मेंस में न्यूक्लियर जेई आइसोमर एडवांस, फिर जेई मेंस एडवांस तक में अगर नहीं आया है तो फिर हम मान के चल रहे कि वैसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। जैसे जो लिंकेज आइसोमरिज्म, सॉरी लिगेंड आइसोमरिज्म और पॉलीमराइजेशन है, ये नाम जेई एडवांस से बहुत पहले कभी यूज किया गया था, तो इसलिए बस इसको मेंशन किए हैं, बट ये एनसीईआरटी में नहीं, मतलब तुम्हारे काम करनी है। आइसोमरिज्म में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हम लोग उसका डिस्कशन थोड़ा ना करना होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग एक टर्म यूज करते हैं रिंग चेन आइसोमर, एक्चुअल में ऐसा कोई आइसोमर हम लोग के काम का नहीं होता, हम लोग उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ही बोलते हैं। तो उस चीज को हम लोग डिस्कशन थोड़ा ना करेंगे, तो इसलिए हमारे मॉड्यूल में दे रखा चीज हम अपने मॉड्यूल में कुछ भी दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ही सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जो सिलेबस का पार्ट है बस उतना ही पार्ट हम लोग को डिस्कस करना होता है। ये है कि अगर मान लो कि नीट में कोई सवाल आना है, तो हो सकता है कि जेई मेन से जेई एडवांस से डिराइव किया गया हो, एक ऑप्शन हो सकता है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा कुछ होगा तो जेई एडवांस का अगर कुछ क्वेश्चन से दो एक्स्ट्रा आ रखे होंगे, उस सवाल को हम लोग उसमें पुट कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे पॉलीमराइजेशन आइसोमर का डिस्कस कर लिया। ये नाम केवल यूज किया गया है, एक्चुअल में सवाल भी उसके ऊपर नहीं आया था। मतलब जैसे होता है ना कि क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए पॉलीमराइजेशन आइसोमर डाल दिया। अब लोग उसमें परेशान है कि पॉलीमराइजेशन आइसोमर क्या होता है। ठीक है भाई, नहीं सुने हम, होता होगा कुछ, जब होता भी है कुछ तो हम लोग अगर नहीं सुन रखे तो अपने रिलेवेंस का नहीं है, तो इसीलिए उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जो एनसीईआरटी में एक्चुअल में दे नहीं रखा, तो जेई एडवांस में भी उस चीज को सिलेबस का पार्ट नहीं माना गया है। बट एक बार सवाल पूछा गया था, तो सवाल हम बता दे रहे क्या था कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है। जेई एडवांस का सवाल है, साइक्लोहेक्सेन वाटर पे फ्लोट करता है, क्यों ऐसा? तो कोई भी सब्सटेंस अगर किसी दूसरे लिक्विड पे फ्लोट करता है, मतलब सब्सटेंस का डेंसिटी कम है, सिंपल सा लॉजिक है, तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था, इट एग्जिस्ट इन बोट कन्फर्मर। तो बोट कन्फर्मर है तो बोट के जैसा स्ट्रक्चर, मतलब वाटर पे फ्लोट करेगा, ऐसा थोड़ा एक टर्म वहां मेंशन कर दिया तो सिलेबस का पार्ट हो गया। कंफ्यूजन करने के लिए उस चीज को डाला जाएगा, बट वो आपके काम का नहीं है, तो इसीलिए हमको कोई मतलब नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर में कहीं भी आया होता है तो हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आया तो हम लोग बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे उस चीज का, ठीक है? उस चीज का ध्यान रखना। बाकी तुम्हारा एक्सरसाइज में पूछता है तो बनाओ भी, आकाश के मॉडल से, आकाश का मॉडल मिला है तो आकाश वाले टीचर का दिमाग खराब करो, हमको क्या है इसमें दिमाग खराब करना है, ठीक है? बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्टी आएगा तो बता देना, उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है? उसका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। चलो अभी ध्यान दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पे। जैसे जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल एक ही चीज बोलते थे, जैसे वहां पर हम लोग कंडीशन के हिसाब से काम करते थे, बट बेसिकली उसमें थर्ड कंडीशन यही चीज बोलते थे कि कोई भी दो एटम का रिलेटिव डिस्टेंस स्पेस में चेंज होना चाहिए। तो भले ही हम लोग उसमें दो तीन कंडीशंस लेकर के चलते थे कि पहला कंडीशन वहां पे मेंशन किया था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड या रिंग जिसके अलावा रोटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ होना चाहिए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा, उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के स्ट्रक्चर के अलाउंग जो एटम्स होंगे, मतलब जो भी एंड पॉइंट्स होंगे, उस एंड पॉइंट्स पे जो भी ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स सेम नहीं होने चाहिए। तो ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द एंड पॉइंट, इसको नोट नहीं करना है अभी, ऑन द एंड पॉइंट along the restricted rotation structure, मतलब उस डबल बॉन्ड के अलोंग या उस रिंग वाले पार्ट के किसी भी दो एंड पॉइंट के अलोंग जो दोनों ग्रुप्स हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। और तीसरा पार्ट जो हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं, ये ज्यादा काम का नहीं होता था, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स along the restricted rotation structure must change। तो एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा कंसेप्ट है वो इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर है, इसके अलावा अगर हम लोग मान लो यहाँ ग्रुप 1 दे रखा है, यहाँ भी ग्रुप 1 दे रखा है, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना दे, ग्रुप 1 वाला पार्ट नीचे कर देते हैं, एक जगह ग्रुप 1 को ऊपर ही रखते हैं। तो दो एटम इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर के अलाउंग, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसके अलाउंग दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया। तो अगर चेंज हो गया तो रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो गया है, इस चीज को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हैं। बट इस चीज को जैसे बार बार हम लोग को एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कराना होगा, तो इमेजिनेशन का पार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो कि रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे डिसाइड करें। तो उस चीज को हम लोग समझने के लिए उसको दो कंडीशन से ब्रेक कर देते हैं कि भाई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड या रिंग होना चाहिए। तो चलो ठीक है, ये दोनों केसेस ले लिया, या फिर रिंग वाला पार्ट ले लिया। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन कि इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर के अलोंग जो एंड पॉइंट्स है, उन एंड पॉइंट्स पे जो एटम्स होंगे, जैसे कार्बन है तो इस पे जो दोनों ग्रुप्स होंगे, दूसरा जो कार्बन वाला पार्ट दे रखा इस पे जो दोनों ग्रुप्स होंगे, ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए। मतलब ये दोनों ग्रुप जो लेफ्ट वाले कार्बन पे है ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलर टाइप से जो राइट वाले साइड में दोनों ग्रुप्स हैं ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ये हो सकता है कि लेफ्ट वाले कार्बन का राइट वाले कार्बन के ग्रुप्स में सिमिलरिटी हो, मतलब जो लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर पे काम करते हैं C1 C2 कर देते हैं, जो कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे जो ग्रुप्स हैं, तो कार्बन नंबर 1 के दोनों ग्रुप और कार्बन नंबर 2 के दोनों ग्रुप्स ये आपस में सेम हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा कंडीशन फुलफिल हो जाता है, रिलेटिव डिस्टेंस दो एटम्स के बीच का चेंज होता है। बट इसी चीज को और भी हम लोग पार्ट में डिस्कस करते थे, शायद तुम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान होगा, एलिन्स का केस लेते थे हम लोग, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस टाइप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन फॉलो हो रहा है कि डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, पहले वाले कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो आपस में डिफरेंट हैं, दूसरे वाले कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स हैं आपस में डिफरेंट हैं, मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। लेकिन फिर भी इस मॉलिक्यूल में थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। इसका तो वो तरीका भी बताया था, हम लोग हाथ से परपेंडिकुलर प्लेन बना करके आराम से काम कर सकते हैं। तो जो थर्ड कंडीशन है कि इन दोनों एटम्स का रिलेटिव पोजीशन स्पेस में चेंज नहीं होता है, जैसे ऐसा देख के लगता है कि अगर हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट को नीचे कर दें तो यहाँ से रिलेटिव डिस्टेंस वाला पार्ट चेंज होगा, बट एक्चुअल में ये स्पेस में इस टाइप से एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका स्पेस का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे टाइप का रहता है, अगर एक क्लोरीन हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है, मतलब जो हाँ पेज है उसके प्लेन में है, तो जो दूसरा क्लोरीन और हाइड्रोजन होगा ये पार्ट सॉलिड और डैश वाले पार्ट में चला जाएगा, मतलब उस पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा। जिसकी वजह से अगर हम लोग ये गिवन ओरिएंटेशन, मतलब जिसे राइट साइड में बनाया, अगर ये ओरिएंटेशन लेके चले, या फिर अगर हम लोग ये ओरिएंटेशन लेकर के चले जिसमें क्लोरीन वाले पार्ट को डैश के जगह पे सॉलिड पे डाल दिया और हाइड्रोजन को सॉलिड के जगह पे डैश पे डाल दिया,
तो दोनों में जो हम लोग का क्लोरीन का डिस्टेंस है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल के आ जाता है। तो एक्चुअल में दोनों में डिस्टेंसेस सेम होता है। तो जो हम लोग का तीसरा कंडीशन है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स, वो पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन फॉलो होने के बाद भी फुलफिल नहीं होता, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल में शो नहीं कर रहा होता है। उस टाइम पे बताया भी था तुम लोगों को कि एक्चुअल में हम लोग थर्ड कंडीशन को ही मेन कंडीशन कंसिडर करते हैं, हम लोग फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब एक सिंपल डबल बॉन्ड या लगातार दो डबल बॉन्ड वाले पार्ट में, मतलब एक डबल बॉन्ड है फिर गैप के बाद दूसरा डबल बॉन्ड है, या एक सिंपल रिंग का स्ट्रक्चर, इन सब स्ट्रक्चर्स में हम लोग पहला दूसरा कंडीशन फॉलो कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट तीसरा कंडीशन फॉलो हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए पहले दूसरे कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन एलिन्स के स्ट्रक्चर में, स्पाइरो के स्ट्रक्चर में, या या फिर बाइफिनाइल के स्ट्रक्चर में, बाइफिनाइल वैसे काम तो है भी नहीं लेकिन फिर भी बाइफिनाइल के स्ट्रक्चर में, इन तीनों केसेस में पहला दूसरा कंडीशन फॉलो होने के बाद भी तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं होता है। इन केसेस में थर्ड कंडीशन ही अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बेसिकली बात जो करेंगे वो थर्ड कंडीशन के हिसाब से करेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स अलोंग द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर मस्ट चेंज। तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हुए, मतलब आइदर सिस हो या ट्रांस हो, लेकिन उसका आपस में इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है, तो बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के जैसा। मतलब एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब जब नेचर में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो आइदर सिस ओरिएंटेशन या ट्रांस ओरिएंटेशन, आइदर ई ओरिएंटेशन या जेड ओरिएंटेशन, केवल यही एक पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेम चीज एग्जैक्टली हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोगों को दो ग्रुप्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज करना है। ओरिएंटेशन की बात में पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मॉलिक्यूल बन गया तो बन गया, उसको हम लोग फिर से चेंज नहीं करा सकते। लेकिन एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल की जब दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई भी दो एटम्स का, कोई सेम एटम हो डिफरेंट एटम हो उसका मतलब नहीं है, बट कोई भी दो एटम्स का रिलेटिव डिस्टेंस स्पेस में चेंज होना चाहिए, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर आराम से बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे, क्योंकि इधर एक ही सिंगल एटम के लॉन्ग ज्योमेट्रिक आइसोमर वाले पार्ट की पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन स्ट्रक्चर टाइप का पार्ट नहीं है यहाँ पे। तो उसमें जैसे एक चीज है कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात करेंगे या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, तो हम लोग के पास नॉर्मली तीन ही पॉसिबिलिटीज है जिस पर हम लोग को डिस्कशन करना होता है। सबसे पहला पार्ट जो टेट्राहेड्रल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस केस में कंसिडरेशन ले सकते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग स्क्वायर प्लेनर शेप की बात करेंगे, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा पार्ट स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप ही बोल सकते हैं, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इनर डी कॉम्प्लेक्स हो आउटर डी कॉम्प्लेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनमें से ही कोई एक पॉसिबिलिटी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब जब भी आइसोमरिज्म का पार्ट आएगा तो हम लोग को केवल ये तीन शेप से मतलब है। नॉर्मली sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरह का स्ट्रक्चर रेयरली एग्जिस्ट करता है, तो उस चीज का डिस्कशन हम लोग को करना नहीं होता है। तो जब भी सवाल आएगा तो इन तीन पार्ट में से कोई एक पार्ट में आएगा। तो हम लोग जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का डिस्कशन करेंगे तो पहला डिस्कशन हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए कर लेंगे, जो स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल वाले पार्ट के लिए। तो उसमें जैसे अगर मान लो कि हम लोग पहले टेट्राहेड्रल वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं, तो जैसे टेट्राहेड्रल वाले पार्ट में एक चीज मालूम होगा, चार बॉन्ड्स होते हैं और चारों बॉन्ड्स में जो डिस्टेंसेस हैं वो एग्जैक्टली सेम होता है। डिस्टेंसेस एग्जैक्टली सेम होने का मतलब कि ऐसा मेंशन करते चले जाते हैं। अगर मान लो चार अलग अलग एटम्स है, ग्रुप 1 2 3 4 इस टाइप का दे रखा है, तो इस केस में जो ग्रुप 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस है, उसके बाद जो ग्रुप 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस है, उसके बाद जो ग्रुप 3 से 4 का डिस्टेंस है, या फिर बाकी डिस्टेंसेस भी ले सकते हैं, 1 वाले पार्ट से 4 का डिस्टेंस या फिर 1 वाले पार्ट से 3 का डिस्टेंस। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस, हाँ एक और भी डिस्टेंस बच गया, ये 2 वाले पार्ट से 4 का डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस एक्चुअल में सेम होते हैं। भले हम लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में सेम होते हैं।
तो उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए जो सॉलिड स्टेट वाला पार्ट है उस चीज को यूज कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में शायद याद होगा कि हम लोग एफसीसी वाले पार्ट में एक टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करते थे। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड था, तो वाइड वाले पार्ट के फॉर्मेशन के टाइप पे डिस्कशन होता है कि एक क्यूब के अंदर हम लोग कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसे शायद याद होगा, अगर एक सेकंड में चलो ध्यान दो। जैसे मान लो अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड वाले पार्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं। एक क्यूब वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो गया और फिर उस क्यूब के अंदर अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना चाहते हैं तो कंसिडरेशन में बस एक चीज ऐसा देख सकते हैं, और शायद याद भी होगा कुछ लोगों को, कि अगर हम लोग क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स को उसके बॉडी सेंटर से मैच कराते हैं तो वहां से टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो क्यूब का बॉडी सेंटर मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि जहाँ पे एक बॉडी डायगोनल और जहाँ पे दूसरा बॉडी डायगोनल कट कर रहा होगा, तो दूसरा बॉडी डायगोनल मतलब सॉरी ऐसा कुछ कंसिडरेशन ले सकते हैं। मतलब हम लोग का क्यूब का बॉडी डायगोनल इस सेंटर में कहीं कुछ निकल के आ रहा होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेंटर वाले पार्ट को केवल कंसिडर करते हैं, बाकी पार्ट को हटा देते हैं। तो हम लोग का जो हम लोग का जो क्यूब का बॉडी डायगोनल है वो तो मिल गया हम लोगों को। और अगर हम लोग इस क्यूब के बॉडी डायगोनल वाले पार्ट को अल्टरनेट कॉर्नर से मैच करा दें, तो अल्टरनेट कॉर्नर से मैच कराने का मतलब है कि अगर इस कॉर्नर से मैच कराए जो ग्रीन वाला लाइन से दिख रहा होगा तुमको, तो फिर इसके बगल वाले पार्ट को कंसिडर नहीं कर सकते, उससे ज्यादा डिस्टेंस वाले पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग यहाँ से कंसिडरेशन ले सकते हैं, ये एक पॉइंट कंसिडर करने लायक है जो रेड वाले पार्ट से डिनोट किया। अगर इससे मैच करा दिए तो फिर उसके बाद इसके बगल वाले पार्ट को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं जो पर्पल कलर वाले पार्ट से, और थोड़ा लाइट पर्पल है, पर्पल कलर वाले पार्ट से मैच करा दिया। और उसके अलावा फिर अगर पर्पल वाले पार्ट से मैच करा है तो एक ही ऑप्शन बच गया जो येलो कलर से मैच किया है। तो उस केस में बॉडी सेंटर से सारे कॉर्नर्स का डिस्टेंस तो सेम होता है। तो कॉर्नर्स का डिस्टेंस सेम है, मतलब चाहे वो ब्लू लाइन हो, सॉरी पर्पल लाइन हो, या रेड लाइन हो, या फिर ग्रीन लाइन हो, या फिर येलो लाइन हो, सारे एग्जैक्टली सेम लेंथ के होंगे। उसके अलावा अगर हम लोग डिस्टेंसेस की बात करें तो डिस्टेंसेस वाले पार्ट में जो ये ग्रीन वाला कॉर्नर है, येलो वाला कॉर्नर है, ये अपना फेस डायगोनल हो गया। सिमिलर टाइप से ग्रीन वाला और जो पिंक वाला कॉर्नर है या फिर रेड वाला कॉर्नर है, ये भी फेस डायगोनल हो गया। ग्रीन और सॉरी हाँ ठीक है, ग्रीन और पर्पल वाला पार्ट भी फेस डायगोनल हो गया, और ग्रीन पर्पल और रेड वाला पार्ट भी अपना फेस डायगोनल हो गया। तो हर एक केस में जो अपना डिस्टेंस तो फेस डायगोनल के बराबर है। तो इसका मतलब एक टेट्राहेड्रल शेप में जो भी एंड पॉइंट्स हैं, वो एंड पॉइंट्स को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इन एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो जैसे ऊपर वाले टेट्राहेड्रल शेप की अगर हम लोग बात करें तो 1 से 2 का डिस्टेंस, 1 से 3 का डिस्टेंस, 1 से 4 का डिस्टेंस, या फिर 2 से 3 का डिस्टेंस, 2 से 4 का डिस्टेंस, या फिर 3 से 4 का डिस्टेंस, ये सारा का सारा पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये जो डिस्टेंसेस सेम होने का फंडा है, अगर इस चीज को हम लोग कंसिडर करते हुए काम करें तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, जैसे मान लो टेट्राहेड्रल शेप में हम लोग के पास एक एक्स एटम है, दूसरा एक और एक्स एटम है, तीसरा वाई एटम ले लेते हैं और एक जेड एटम ले लेते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि हम लोग के पास एक एक्स एटम है और जो वाई जेड और एक्स एटम था उसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब एक्स एटम का पोजीशन हम लोग दूसरे जगह पे लेके चले जाते हैं, बाकी वाई और जेड कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो दो एटम्स का रिलेटिव डिस्टेंस स्पेस में चेंज होना चाहिए। तो एक्स का डिस्टेंस यहाँ पे जितना है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं है, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप के सारे एंड पॉइंट्स है, सारे जो कॉर्नर्स है, सारे कॉर्नर्स का आपस में रिलेटिव डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग एक्स का पोजीशन पहले वाले स्ट्रक्चर के जैसा रखे या दूसरे के जैसा रखे या फिर किसी तीसरी जगह पे भी लेके जाएंगे तो डिस्टेंसेस चेंज नहीं होने वाले। इसका मतलब
इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये सीधा फैक्ट के जैसा याद रखना है कि अगर टेट्राहेड्रल शेप हुआ, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, तो एक्चुअली में D3S में भी होता है, बट D3S हाइब्रिडेशन अपने काम का नहीं है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो उस केस में टेट्राहेड्रल शेप आएगा, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीधा याद रखेंगे फैक्ट के जैसा कि अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल शेप कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरा शेप आएगा अपना स्क्वायर प्लेनर शेप। जैसे अगर स्क्वायर प्लेनर शेप लेंगे तो सिंपल एक स्क्वायर वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं, और उसमें सेंट्रल एटम वाले पार्ट से हम लोग के पास 4 बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे अगर मान लो हम लोग के पास ऐसा कुछ दे रखा होता है XXYZ, तो या फिर अभी YZ नहीं लेते, Y ले लेते हैं दोनों। अगर दोनों Y होता तो उस केस में हम लोग इसका एक दूसरा ओरिएंटेशन भी बना सकते हैं। सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में ऊपर X था, लेकिन उसके बगल वाले पे X को नहीं डाल रहे, हम लोग उसके बगल वाले पार्ट पे Y को डाल दे रहे हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में एक चीज देख के मालूम पड़ रहा होगा कि X के साथ दूसरे X का डिस्टेंस कम है, जबकि X के साथ दूसरे X का डिस्टेंस डायगोनल के बराबर है। तो जो दो एटम्स थे, कोई भी दो एटम्स, उससे मतलब नहीं है, बट जो दो एटम्स थे उन दोनों एटम्स का रिलेटिव डिस्टेंस स्पेस में चेंज कर गया। तो अगर रिलेटिव डिस्टेंस स्पेस में चेंज कर गया, इसका मतलब ये दोनों के दोनों पार्ट अपने लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर स्क्वायर प्लेनर शेप है, मतलब हमेशा फिक्स्ड है कि वो स्क्वायर प्लेन के जैसा ही रहेगा, और इसमें जो डिस्टेंसेस है उसमें वेरिएशन हो सकता है। एक स्क्वायर अगर हम कंसिडर करें तो एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में दो डिस्टेंसेस सेम है, बट तीसरा डिस्टेंसेस डिफरेंट होगा। कोई भी दूसरा कॉर्नर ले ले तो इसके रिस्पेक्ट में भी दो डिस्टेंसेस सेम है, लेकिन एक डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो एक पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब दो डिफरेंट टाइप के डिस्टेंसेस आएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग वहां पे आराम से मेंशन करते जा सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर शेप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया तो। रेफरेंस पॉइंट मिलने का मतलब है, चलो सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, मान लो ऐसा होता है कि सेंट्रल मेटल M है और उसके साथ चारों के चारों सेम एटम्स अटैच्ड है, चारों सेम एटम। तो इस केस में स्क्वायर वाले पार्ट में सेंट्रल मेटल M होगा और बाकी सारे के सारे A है। तो हम लोग अगर A को चेंज करेंगे भी तो भी चेंज करके तो वही होगा ना कि एक A का डिस्टेंस साइड के बराबर और दूसरे का डायगोनल के बराबर। तो अगर A को चेंज कर भी दे तो भी हमेशा A के साइड पे होगा, सॉरी 2A साइड पे होगा और एक डायगोनल पे होगा। मतलब कोई भी एटम का रिलेटिव डिस्टेंस हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। A से A का डिस्टेंस साइड भी था, डायगोनल भी था, तो A चेंज भी कर दिया तो भी तो A से A का ही डिस्टेंस बोल पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। मान लो अगर हम लोग दूसरा कंडीशन लेके चले, एक ये पार्ट में 3 एटम और एक एटम चेंज कर दिया, मतलब MA3B लेकर के चला है। तो इस केस में अगर हम लोग मेटल के रिस्पेक्ट में एक A एटम लेके चले, दूसरा A एटम लेके चले, तीसरा A एटम लेके चले, तो उस केस में B वाले पार्ट की ये पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता था कि जैसे जब स्ट्रक्चर बना रहे थे हम लोग, तो पहले स्ट्रक्चर बनाते वक्त ये बोला कि एक A को कोई कॉर्नर में डाल दिया, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए दोनों A को उसके एडजेसेंट कॉर्नर्स पे डाले और फिर B वाले पार्ट को सबसे अपोजिट में डाल दिया। एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकता था कि हम लोग A वाले पार्ट को पहले कॉर्नर में डाले, अब उसके बाद एक A को उसके अपोजिट कॉर्नर पे डाले, तो जो तीसरा A है उसके लिए दो पोजीशंस हैं, दोनों सेम टाइप का है, कहीं पे भी डालो और कहीं पे B को डाल सकते हैं। बट एक्चुअल में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले वाले केस में दो A एडजेसेंट पे थे और एक A डायगोनल पे था। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी दो A एडजेसेंट पे है और एक A डायगोनल पे है। और B के रिस्पेक्ट में बात करें तो B का दो A एटम से डिस्टेंस कम है और एक से ज्यादा है। तो सेम टाइप का कंसिडरेशन नीचे भी है, तो दो A से डिस्टेंस कम है और एक डायगोनल पे है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर इस नीचे वाले कंपाउंड को इस M के या फिर इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस से हम लोग रोटेट कराएं, जब इसको रोटेट करा देना है 90 डिग्री, तो अगर इसको रोटेट कराएंगे तो B वाला पार्ट लेफ्ट साइड में नीचे जाएगा
और बाकी सारे ए एग्जैक्टली ऊपर वाले ओरिएंटेशन में मूव कर जाएंगे। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसो पॉसिबल नहीं है। तो चाहे तो याद रख सकते हैं, अगर MF4 टाइप स्ट्रक्चर हुआ ज्योमेट्रिकल आइसो पॉसिबल नहीं है, M3B टाइप स्ट्रक्चर हुआ तो भी हम लोग को रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली याद रखो तो क्वेश्चन ज्यादा फास्टली सॉल्व होगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद तीसरा ओरिएंटेशन जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मूला, M के साथ A2 B2 कंसिडर कर सकते हैं। तो जब M के साथ A2 B2 कंसिडर करेंगे तो याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल होगा। अगर ये याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब कैलकुलेशन करना शुरू, हम भी पहले नॉर्मली ऐसे ही बोलते थे कि समझो इस चीज को, लेकिन एक चीज है कि जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल तो फिर भी आसान है, बट जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनाएंगे तो उस केस में समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही लेंदी होता है। उसमें कुछ वैल्यूज होंगे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये पॉसिबिलिटी है, स्ट्रक्चर है तो ये पॉसिबिलिटी है, उसको याद रख लो, उस टेबल को याद रखो तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस केस में जैसे एक पॉसिबिलिटी है कि ए वाले पार्ट को हम एक कॉर्नर में डालें, दूसरे ए को बगल के दोनों में से किसी एक एडजेसेंट कॉर्नर पे डालें, मान लो नीचे डाल देते हैं, तो बी वाले पार्ट के लिए एक ही ऑप्शन है, साइड में जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा, अगर हम लोग अगर हम लोग ए वाले पार्ट को एक कॉर्नर में डालें तो दूसरे ए को हम इसके एडजेसेंट कॉर्नर की जगह पे अपोजिट कॉर्नर में डाल देते हैं, तो बी वाले पार्ट के लिए भी एक ही ऑप्शन है, दो कॉर्नर। तो यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है कि ए से ए का डिस्टेंस कम है लेंथ के बराबर, जबकि दूसरे वाले केस में ए से ए का डिस्टेंस डायगोनल के बराबर है। तो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब डिस्टेंस कम होता है तो हम लोग सेल्फ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और दूसरे वाले केस में ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो पहला तो ये कि अगर इस तरह का ओरिएंटेशन हो या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ M(A2B2), तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटी वाले पार्ट में भी दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे जब दोनों एक बगल वाले पोजीशन पे हुआ। तो मान लो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये ले सकते थे, ये सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में ए कॉर्नर पे था, दूसरे ए को इस बार नीचे ना डाल करके ऊपर के कॉर्नर पे डालते हैं, और दोनों बी वाले पार्ट को नीचे डाल दिया। तो पहले स्ट्रक्चर में और तीसरे स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर को फिर से 90 डिग्री रोटेट करते हैं हम लोग, मतलब इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर एक एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब सेंट्रल मेटल से पास करते हुए एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करें, तो रोटेशन जब 90 डिग्री करेंगे तो ए वाला पार्ट नीचे जाएगा, दूसरा ए वाला पार्ट लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर आएगा, बी वाला पार्ट जो नीचे है उसको मार्क किया, ये वाला पार्ट राइट कॉर्नर में नीचे जाएगा, और नीचे का बी वाला पार्ट ऊपर टॉप कॉर्नर में राइट साइड में जाएगा। तो पहला ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, ए वाले पार्ट मिनिमम डिस्टेंस पे, सिस स्ट्रक्चर ए वाले पार्ट मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर, ऐसा कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। इसमें और भी वेरिएशन होगा, जैसे M के साथ A तो लिए, उसके अलावा फिर B2 के जगह पे हम लोग C ले लेते हैं, मतलब एक पॉसिबिलिटी M(A2) BC ले लिए। फिर उसके बाद अगला पॉसिबिलिटी M के साथ A वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद A के साथ B, उसके बाद C, उसके बाद D, इस टाइप का कंसिडरेशन। तो ये दोनों कंसिडरेशन में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा 12:30 बजे से क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आइसोमरिज्म का सवाल मत बनाना, मेरे हिसाब से आइसोमरिज्म वाले पार्ट को हम लोग आराम से बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक दो पेरेंट्स का कॉल आया था, 12th के स्टूडेंट सारे पास आउट है, कि सर आप लोग क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं क्या, मतलब रिवीजन करा रहे हैं क्या? तो क्या करना है, तुम लोग रिवीजन क्लास चलाना शुरू करना है क्या? कितने हाँ लोग सर, लगता है, सर कितने क्या लोग कितने लोग नहीं, कितने कितने लोग चाहते हैं कि रिवीजन क्लासेस शुरू करें? हम लोग अपना हाथ रेज कर सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि रिवीजन क्लासेस शुरू करें हम लोग? अच्छा ही रहेगा। अरे तुमसे कमेंट नहीं मांगे हम, हाथ रेज करना बोले हैं। इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ में आता, क्या रिवीजन क्लास करके करेगी? तो गोलगप्पा खाने में लगी रहती है, क्या तुम्हारा मन करेगा पढ़ाई करने का? एक तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दे रहे, तो खाने का सामान जो है ना उसको यूट्यूब इस पे व्हाट्सएप पे स्टोरी पे पोस्ट मत किया करो, जो करेगा उसको क्लास से भगा
देंगे हम। खुद तो खाते हैं यार, दूसरे को क्यों दिलाते हैं, गजब करते हैं यार। हाँ चलो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, जैसे नेक्स्ट वीक से हम लोग 11th वालों का शाम में क्लास कर रहे हैं, क्योंकि 11th वालों का स्कूल शुरू हो रहा है हर जगह। मतलब एग्जैक्टली हमको समझ नहीं आ रहा कि उनका 10th का रिजल्ट आया नहीं अभी तक, बट स्कूल वाले स्कूल शुरू कर रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं तो समझ से बाहर है मेरे, बट उसके वजह से हम लोगों को सारा क्लास शाम में शिफ्ट करना हो रहा है। सुबह हम लोग खाली है, तो जब खाली है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी 3 दिन क्लास तो चल ही रहा है तुम लोग का डाउट क्लास, तो डाउट क्लास के साथ साथ हम लोग 3 दिन एक्स्ट्रा भी क्लास लगा करके ट्राई करेंगे अगर कि वीक में 2-2 क्लासेस ईच सब्जेक्ट को देते चले जाएं। केमिस्ट्री का 2 क्लास हो गया, फिजिक्स का 2 क्लास हो गया, बायो का 2 क्लास हो गया तुम्हारे इसमें, तो रिवीजन अगर करा सकते तो करते जाएंगे। और जो हम लोग का टेस्ट है वो भी हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट तो देखने को देता भी नहीं है, सब डर के हमारे से पढ़े हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग पार्ट सिलेबस में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब 3-3, 4-4 टॉपिक का टेस्ट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो एक वीक में टेस्ट होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 टॉपिक का टेस्ट ले सकते हैं। मतलब 3-4 दिन में 3 टॉपिक का टेस्ट लिए, फिर 3-4 दिन में 3 टॉपिक का टेस्ट लिए, इस टाइप से हम लोग पार्ट टेस्ट का सिलेबस वाला पार्ट बनाना शुरू करेंगे। तो जो पार्ट टेस्ट का सिलेबस हम लोग टेस्ट में लेंगे, उसी चीज का हम लोग रिवीजन भी करा देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ असाइनमेंट्स वाला पार्ट देंगे, ताकि उसका डिस्कशन तुम लोग आराम से कर पाओ। क्लास के टाइम पे भी उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी को डिस्कस करके, तो रिवीजन उसी बहाने करा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना, रिवीजन क्लासेस चलेगा, जिसको करना होगा आराम से कर सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इस वीक तो अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे डाउट सेशन के टाइमिंग में थोड़ा वेरिएशन हो, क्योंकि हम लोग इसी वीक से 11th वालों का क्लास शाम को शिफ्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग का डाउट क्लास का टाइमिंग चेंज हो जाएगा। जो भी चेंजेस होंगे तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अलग से। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाकी तुम लोगों को ये जो, हाँ बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये इस टॉपिक से नहीं है, बस एक छोटा सा डाउट है। सर एक जगह पे देखे थे कि ब्रोमीन और HNO3 का रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सर हमको हाँ। इसमें ये डाउट है कि एनसीईआरटी में लिखा है कि ये ब्रोमीन बोल रहे, सॉरी बेरिलियम। हाँ हाँ, बेरिलियम और HNO3 का कैसे रिएक्शन होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एनसीईआरटी में उसमें था कि वो एसिड्स के और अल्कालीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है, फिर मतलब ये कैसे हो गया फिर, मतलब क्या प्रोडक्ट बनेगा और इसका रीजन कैसे समझ सकते हैं। जब एनसीईआरटी में दे रखा है कि रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता बेरिलियम? एसिड और अल्कली। तो जब रिएक्ट नहीं करता तो नहीं करता फिर, बट बेरिलियम क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? ऐसा तो बेरिलियम तो आराम से ये क्या बोलते हैं तुम्हारा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है, रिएक्ट तो करना चाहिए। क्यों उसमें रिएक्ट लिखा नहीं हुआ करेगा? कहाँ कहाँ पे दे रखा है ये चीज? सर हम आपको भेज देंगे फोटोज का, फोटो क्लिक करके भेज देंगे। एनसीईआरटी में दे रखा है? हाँ एनसीईआरटी पक्का, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको ध्यान है कि बेरिलियम मतलब इस ब्लॉक के लिए तो ऐसा कोई भी तो पॉइंट हम नहीं देखे हैं। ओफो, हम क्या कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बेरिलियम नहीं है, मतलब बोरोन था, सॉरी सॉरी मिस्टेक। कैसे कैसे इंसान है। पी ब्लॉक सॉरी अगर बोली होती तो एक बार को समझ में आ रही है, चलो पी क्या सही, सेम सेम नाम है, बेरियम बेरिलियम, सब एकदम कंफ्यूज जाते हैं बोलते बोलते। ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई? मतलब तो हम कंफ्यूज नहीं हुए, जबकि हम खुद बोलते हैं कि हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान में नहीं रहता, बट एस नहीं ब्लॉक लिखते वक्त हमको नहीं अच्छे से होते, ध्यान में है। बोलते वक्त थोड़ा। हाँ तो सर वो बताइए ना, मतलब क्या बोरोन के बताना बारे है? में। बोरोन का लिखा हुआ है कि वो एसिड अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसका HNO3 के साथ कैसे रिएक्शन होगा। यार ऐसा तो हमको नहीं मालूम कि रिएक्ट नहीं करता है एग्जैक्टली, क्योंकि पी ब्लॉक में बहुत सारे फैक्ट्स हमको नहीं ध्यान में है, तो हम एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकते। बट जैसे सुना है कि एक्वा रीजा किसी के, मतलब सॉरी गोल्ड है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक्वा रीजा के साथ रिएक्ट करता है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? कोई एक पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि HNO3 वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन हो, माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट हम श्योर नहीं बोल रहे कि ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि पी ब्लॉक हमको ध्यान नहीं है। एस ब्लॉक था तो एस ब्लॉक हम तुरंत बोल रहे कि नहीं, हम तो कहीं ऐसा नहीं पढ़े, पता नहीं तुम जैसे बोल रहे हैं, लेकिन पी ब्लॉक में फैक्ट हमको ध्यान नहीं है, चेक करके बता देंगे कि बेरिलियम बोरोन जो है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, या उसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, जबकि तुम्हारे हिसाब से ऐसे कहीं एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद अल्कली और एसिड। ठीक है, चेक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, हो सके तो डाउट सेशन में एक पेज में लिख के
एक क्वेश्चन का फोटो खींच के डाल दो ताकि हम उसको देख पाए, ठीक है, ताकि मेरे ध्यान में रहे कि इस चीज को डिस्कस भी करना है, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कुछ डाउट पूछना है, जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं है? चलो, अभी डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा जो पढ़ाया हुआ PDF है वो तुम्हारे